हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर करेंगे नवंबर मंथ के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वो हमारा कॉप 26 होगा। तो यूएनएफसीसी कॉप 26, दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक, तो इससे पहले शुरू करने से पहले कॉप 26 से थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक, तो ब्रीफ हिस्ट्री में क्या है कि 1992 में अर्थ समिट हुआ था। 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था। उससे यूएनएफसीसी, यूएनसीबीडी और यूएनसीसीडी और एजेंडा 21 ये सारे निकल के आए थे। सारे इंस्टीट्यूशन तभी बने थे इन्वायरमेंट पे जब फोकस रहा था। फिर उसके बाद में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है 1995 में यूएनएफसीसी की। 1995 में ये फोर्स में आ जाता है और उसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। ठीक है, फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होती है। हर साल इसकी कॉन्फ्रेंस होती जाती है और 1997 तक आते आते ये थर्ड कॉन्फ्रेंस हो जाती है। उसको हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल तक आते आते ये डिसाइड किया गया था कि 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका जो इमिशन है वो कम करेंगे। एंड इन इसके अंदर अनेक्जर एंड नॉन अनेक्जर कंट्रीज भी थे। नॉन अनेक्जर, नॉन अनेक्जर एंड डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू डू रिड्यूस देयर 5.2% ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, उनको 1990 उसका बेस लेवल माना गया था। 41 कंट्रीज़ का एग्री किए थे उस टाइम पे। उसके बाद में फिर 2001 में मार्केस अकॉर्ड आता है। ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए साइन किया जाता है फ्रेमवर्क। फिर 2005 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, पहली बार 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आती है। और फिर उसके बाद में 2007 में कॉप 13 होती है, बाली रोड मैप दिया जाता है यहाँ से। ठीक, 2007 में। एंड कोप क्योटो प्रोटोकॉल थी वो 2005 में फोर्स आती है। 2005 से लेकर 2012 तक, 2005 से लेकर 2012 तक उसका फर्स्ट पीरियड था। 2000 इनिशियली इट वाज फॉर 2012 तक के लिए ही बनाई गई थी। ठीक है, एंड फिर 2012 में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। 2008 में CMP 8 होती है दोहा के अंदर और COP 8 होती है, उसके अंदर इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर 2015 में हम लोग आके ये पेरिस एग्रीमेंट साइन करते हैं पोस्ट 2020 पीरियड के लिए। ये साइन किया जाता है पोस्ट 2020 पीरियड के लिए। किधर जा रहा है ये? ये पोस्ट 2020 पीरियड के लिए पेरिस एग्रीमेंट। वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें कम करना है, परंतु सेंचुरी के अंत तक आते आते 2 डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, और जितना हो सके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी हमें जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर हो रहा है उसको हमें 1 लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, 2013 के अंदर कॉप हुई थी। वहाँ से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन निकले थे, जैसे कि वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म, वारसा फ्रेमवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज पे निकला था। दैन वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म ऑन लॉस एंड डैमेज, रेड प्लस प्लस यहाँ से आया था। फिर वारसा इंटरनेशनल, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड 2012 में स्टेब्लिश किया गया था। फिर अभी जो कॉप हुई है वो न्यूज़ में है, वो 2021 की कॉप है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 टू द ग्लासगो में हुई थी ये। ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो यूके के अंदर है। इससे आगे वाले जाने से पहले एक कुछ टर्म्स देख लेते हैं। लॉस एंड डैमेज क्या है? लॉस यानी कि लॉस एंड डैमेज, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो बंदा मर गया तो वो टोटली हमारा लॉस हो गया। ठीक है, यदि उसके हाथ पाँव ही टूटे तो वो उसका डैमेज हो गया। उसी तरह से कोई साइक्लोन आया, किसी घर का पूरा उड़ गया, टूट गया, तो वो लॉस हो गया। और डैमेज हो जाएगा जब उसकी दीवार टूट जाए तो वो डैमेज माना जाएगा। ठीक, फिर इसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, जिसमें कार्बन मार्केट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 6.2 है वो इससे डील करता है ITMO से, इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम से डील करता है। आर्टिकल 6.4 के अंदर है वो SDM इंट्रोड्यूस किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, वो वहाँ पे कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग कर सकते थे उसके द्वारा। उससे के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स थे, जैसे कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन भी था वन ऑफ दैम। आर्टिकल 6.8 है वो है डेवलपमेंटल एड से रिगार्डिंग है। इसके बारे में इतना ही जानना है यहाँ से। अगला है, हम देखते हैं COP 26 क्या है। COP 26 कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो में हुई थी। ये मैप में लोकेशन है इसकी, ग्लासगो यूके, स्कॉटलैंड का पार्ट है वैसे ये। स्कॉटलैंड भी यूके के अंदर आता है। एंड ये इसको CMP 16 बोला गया है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल से जब शुरू हुई थी
उसको हम CMP बोलते हैं, और पेरिस वाले के बाद में उसको CMA बोलने जाना जाएगा। पेरिस के बाद वाले काउंट करेंगे पेरिस से, तो हम उसको CMA बोलेंगे, ठीक है। तो CMA थर्ड होगी ये, और क्योटो से काउंट करेंगे तो ये 16th हो जाएगी 2005 के बाद में, ठीक। फिर इसका जो मास्कट था वो बोनी द सील, एक सील है, ये एक एनिमल है, वो उसका मास्कट रखा गया है COP26 का। एंड इसका जो प्रेसिडेंसी थी वो UK के पास थी। और अगली जो COP27 होगी वो कहाँ पे होगी, इजिप्ट के अंदर होगी। उससे अगली कहाँ होगी वो आप देख लेना, ठीक। UNFCCC ने इस जो कॉप से मिलने से पहले कुछ एक गोल डिसाइड किए थे कि हम इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को जब मिलेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा। उसने कहा था कि हमारा जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट है वो हम अचीव करेंगे, नेट ज़ीरो अचीव करेंगे, ताकि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टेम्परेचर राइज को लिमिट कर सकें। दूसरा था कि वो हम नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। और तीसरा था मोबिलाइजिंग फाइनेंस। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इन लोगों को क्या चाहिए होता है, क्योटो प्रोटोकॉल के भी अंदर यही था कि वो 100 बिलियन फंड डेवलप्ड कंट्रीज थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज को 100 बिलियन फंड देंगे हर साल, लेकिन वो दिया नहीं गया है, ठीक। तो अभी उसको रीट्रेट किया है कि हम मोबिलाइज करेंगे फाइनेंस के लिए। अभी तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, रिसेशन आ गया कोविड के कारण, तो कुछ एक कंट्रीज़ में। और चौथा जो ऑब्जेक्टिव था फाइनलाइज करना था पेरिस की रूल बुक। तो पेरिस एग्रीमेंट 2020 के बाद में फोर्स में आ गया था। पेरिस एग्रीमेंट जब 55 कंट्रीज़ ने इसको साइन कर लिया था, जो अकाउंट करते थे 55% ऑफ मिनिमम इमिशन, तब ये इसके फोर्स में आ गया था, ठीक है। एंड उसको अभी तक हम रूल बुक फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं, इसके अंदर क्या क्या होगा। तो फोर्स में तो आ चुका है, परंतु रूल बुक फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्या थे, 1.5 डिग्री तक इसको टेम्परेचर को लिमिट करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना है, मोबिलाइज करना है फाइनेंस को, एंड पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज करना था। अब इंडिया की तरफ से मोदी जी वहाँ पे गए थे, ग्लासगो में गए थे, और वहाँ से अनाउंस किया था हमने कि हम ये हमारे जो NDCs थे, अपडेटेड NDCs को हमने अनाउंस किया था। एंड हर एक कंट्रीज़ को इस ग्लोबल स्टॉक टेक एक्सरसाइज होती है 5 साल के बाद, उनको अपने NDCs अपडेट करना पड़ते हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। उसको रेड चेट मैकेनिज्म भी कहा जाता है। जो आगे वाले जो NDCs होंगे वो क्या होंगे, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले 50 पे लिमिट कर रहे थे तो अभी वो 40 पे आ जाएंगे, कि ग्रीन हाउस गैसेज 50% आप डिक्लाइन कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो आप 40 पे नहीं आ सकते, 50 से आप 55 पे जा सकते हो, 60 पे जा सकते हो, वो प्रोग्रेसिव होंगे। तो मोदी जी ने कहा था कि हम इंडिया 5 बातें करेगा। हम 5 बातें कौन सी करेगा, पहला है हम नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी आ रही है वो हम 500 गीगावाट का प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। अभी हमारा जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है, 175 गीगावाट है, 2022 तक था, उसको हमने बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया है 2030 तक। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि हमारी जो 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम रीन्यूएबल एनर्जी से मीट करेंगे 2030 तक। 50% ऑफ आवर रीन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट हम मीट करेंगे 2030 तक, रीन्यूएबल एनर्जी से मीट करेंगे। एंड तीसरा पॉइंट था कि हम अपनी जो कार्बन सिंक है 1 बिलियन टन का एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे 2030 तक। और जो हमारी इकोनॉमी की एनर्जी इंटेंसिटी होगी, चौथे पॉइंट में हम वो 45% कम करेंगे, इकोनॉमी की एनर्जी इंटेंसिटी को 45% कम करेंगे, और हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। नेट जीरो का टारगेट हमने रखा है, कि नेट जीरो का टारगेट रखा है 2070 पे। अब नेट जीरो क्या होता है, नेट जीरो वो होता है जितना हम ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ रहे हैं उतनी उसको हम ऑफसेट कर दें तो वो नेट जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग टारगेट सेट किए हैं। इंडिया ने 2070 सेट किया है, यूरोपियन यूनियन ने 2050, एंड USA का क्या है 2050 है, एंड चाइना का क्या है 2060 चाइना का है, इंडिया का 2070 है, और USA का और यूरोपियन यूनियन का 2050 है, ठीक। मिशन 2030 ये रेलवे का मिशन है, ये आप पढ़ सकते हैं खुद से। अभी जो ग्लासगो में आउटकम हुआ था, पहला आउटकम क्या आया था, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट साइन हुआ था। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट था कि ये हमारा पहला आउटकम आया था, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इसके अंदर कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ एग्री करके जो हमारा जो एक्शन है क्लाइमेट पे उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे। इसके अंदर पहला एम इन्होंने सेट किया है कि हम जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे
ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिमिट करेंगे 2030 तक। और ग्रीन हाउस गैसेस का जो है हम रिड्यूस करेंगे 45% बाय 2030। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम करेंगे, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है वो 45% कम करेंगे 2030 तक, और ग्रीन हाउस इमिशन को जीरो लेके जाएंगे 2050 तक। ठीक, तो ये इसका जो 3 आउटकम थे इंपॉर्टेंट 2 आउटकम्स। ठीक, 1.5 डिग्री टेम्परेचर एंड ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, 45% रिडक्शन करना। अभी इसमें एम्बिशन क्या हुए थे ये हमने देख लिया है कि हर एक कंट्रीज़ को अपने अपने अनडिसीज 5 साल में रिवाइज करने होते हैं, तो उनको भी सारे कंट्रीज अपने अपने नए नए अनडिसीज रिवाइज अपडेटेड अनडिसीज 153 कंट्रीज ने वहाँ पे सबमिट किए थे। ठीक है, एंड टारगेट अगेंस्ट द फॉसिल फ्यूल अगेंस्ट एक्शन, तो हर एक कंट्री इसके अंदर पहली बार डेवलप्ड कंट्री चाहते थे कि वो हम कोल का यूज़ बंद कर दें, यानी कि फेजिंग आउट ऑफ कोल के बारे में भी बात कर रहे थे वो। लेकिन हमारी तो जो 70% एनर्जी है, बिजली है हमारी 70% है वो कोल से आ रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको हमने अपोज किया था, चाइना ने भी हमको सपोर्ट किया था। तो ये एग्री किया गया था कि हम फेज डाउन करेंगे कोल को फेज डाउन करेंगे। ठीक है, एंड फिर अडेप्टेशन पे भी कुछ बात हुई थी। अडेप्टेशन पे उन्होंने क्या कहा था कि हर एक कंट्रीज़ को डबल कर दोगे, क्या कर दोगे, क्लाइमेट फाइनेंस है, जितना वो धन लगा रहे हो क्लाइमेट पे उसको डबल कर दोगे 2019 बेस लेवल से 2025 तक। ठीक, 2019 पे जितना आपने धन लगाया है, जितना मनी स्पेंड किया है, उसको डबल कर दो 2025 तक क्लाइमेट एडेप्टेशन पे। और पहली बार यहाँ पे एग्री किया गया कि $352 मिलियन यूएन अडेप्टेशन फंड को देंगे वो लोग मिलके। ठीक है, मोबिलाइज करेंगे। एंड तो इससे जो ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है वो क्या होता है, एड बेस्ड आता है, 100% ग्रांट बेस्ड होता है, लोन बेस्ड नहीं होता है। और एक यहाँ पे एक सर्म अल सेक प्रोग्राम है, ये किस पे है, सर्म अल सेक वर्क प्रोग्राम है, ये भी अडेप्टेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम रेजिलियंस बढ़ा रहे हैं और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं लोगों की और प्लेनेट की, ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज से जो भी प्रभाव आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, उससे हम डील कर सकें, उससे अडेप्ट कर सकें। अगला है आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 से रिलेटेड, आर्टिकल पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 है ना, वो टॉक करता है किसके बारे में कार्बन मार्केट के बारे में। कार्बन मार्केट क्या है, कार्बन मार्केट है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज, वहाँ से 1 टन ऑफ CO2 इज इक्वलेंट टू 1 कार्बन क्रेडिट। 1 टन ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट। उतना आप 1 टन CO2 यदि आप कम कर देते हो तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। उस कार्बन क्रेडिट को आप इंटरनेशनल मार्केट में कुछ इन स्टॉक्स पे आप बेच सकते हो। कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग अलाउड है, उसको कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये अलाउड था, तो हम ये बात चल रही थी कि पेरिस के अंदर अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल तो 2020 तक ही खत्म हो गई है। अब कुछ कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एप्रीहेंशन था कि ये जो बंद हो जाएगा 2020 के बाद में, ये जो पहले वाले हैं कार्बन क्रेडिट, जिनको कुछ कंट्रीज़ के बाद बैलेंस पड़ा हुआ था, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी इसके अंदर क्या किया है कि वो 2013 के बाद में जो भी कार्बन क्रेडिट जनरेट किया है वो 2030 तक, 2013 के बाद में जितना भी जनरेट हुआ है वो 2030 तक यूज़ कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज या फिर डेवलप्ड कंट्रीज जिसके भी पास भी है, कार्बन क्रेडिट का अलाउ किया जाएगा। ठीक, और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कार्बन क्रेडिट बेचा जाएगा उसका 5% फंड है वो अडेप्टेशन के लिए जाएगा। 5% फंड इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले कार्बन क्रेडिट का जाना ही जाना है, नेसेसरी कर दिया गया है आर्टिकल 6.4 के अंदर। आर्टिकल 6.4 के अंदर 5% ऑफ प्रोसीड विल बी गो देयर। ठीक, अगला है बायलेटरल ट्रेडिंग करोगे कार्बन क्रेडिट की तब वो अडेप्टेशन फंड में नहीं जाएगा, जब इंटरनेशनल मार्केट में बेचोगे तब जाएगा। और हम इस पे डबल काउंटिंग जो फंड लगा रहे थे उस पर भी फोकस हम करेंगे। डबल काउंटिंग करते हैं कुछ देश, बेईमानी करते हैं। और इसके अंदर जो ये अलाउ किए गए थे 2013 से 2020 के बीच वाले कार्बन क्रेडिट को आगे ले जाना, उसके अंदर ये 2015 के से 2015 के बाद वाले कार्बन क्रेडिट हैं जो कुछ देश हैं वो डिफोरेस्टेशन से भी अलाउ करते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए कम करते हैं डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को प्रिजर्व करते हैं REDD++ के अंदर। तो उससे जो कार्बन क्रेडिट आ रहा है उसके लिए भी कार्बन क्रेडिट मिलता है, वो अलाउ नहीं किया जाएगा आगे फॉरवर्ड कैरी किया जाना, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक, वो अलाउ किया जाएगा। लॉस एंड डैमेज पे
तो इन्होंने कहा था कि ग्लासगो क्लाइमेट थोड़ा बात करेगा, फंडिंग पे भी मैकेनिज्म बना सकें हम, और उन्होंने सेंटियागो नेटवर्क को सपोर्ट किया है। सेंटियागो नेटवर्क एक वेबसाइट है यूएनएफसीसी की तरफ द्वारा की क्रिएट की गई है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और बैंक लोग एक साथ आ सकें ताकि हम लॉस एंड डैमेज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवा सकें। अभी ट्रांसपेरेंसी पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी पे वो लोग है कि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो इसमें, एंड कॉमन टाइम फ्रेम, उसके बाद में कॉमन टाइम फ्रेम की बारे में बात हुई थी। कॉमन टाइम फ्रेम क्या है कि हर एक कंट्रीज़ को 5 साल के लिए इंडिसेस अनाउंस करने पड़ते हैं, तो वो 5 साल पहले ही अनाउंस कर देने पड़ते हैं। ठीक, जैसे कि 2030 से 35 के बीच में जो अनाउंस होगा, एंड जो भी एक्शन कंट्रीज लेगा उसको 2025 में पहले ही 5 साल पहले ही उसको अनाउंस कर देना पड़ेगा कि ये काम वो करने वाला है। ठीक, तो उसमें अभी कुछ कंट्रीज अलग अलग टाइमलाइन दे रहे हैं, जैसे कि नेट जीरो की टाइमलाइन सबकी अलग अलग हो गई है, तो उसमें भी वो लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग टाइमलाइन देते थे, परंतु अब ये जरूरी कर दिया गया है कि वो अपना सेम टाइमलाइन रखें, 2030 से 2035 रखें, सारे उस एक्शन उतने टाइम फ्रेम में क्या क्या काम करने वाले हैं उसका एक ढांचा तैयार करें वो लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या क्या आउटकम आए हैं और क्या क्या जो बायलेटरल या फिर मल्टीलेटरल आउटकम्स, और भी बहुत बातें होती रहती है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, तो उनमें से क्या क्या चीज़ें आई हैं। पहला था वो ब्रेक थ्रू एजेंडा। ब्रेक थ्रू एजेंडा, इसमें क्या चाहिए होता है हमें, ब्रेक थ्रू एजेंडा में हमें किस चीज़ में ब्रेक थ्रू चाहिए, हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज के अंदर ब्रेक थ्रू चाहिए जिससे ग्रीन हाउस गैस कम हो सके, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो सके। तो भैया हम ये क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे, ये ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं इसको, हम भी इसके मेंबर बन गए हैं। तो इसमें कंट्रीज एक दूसरे से एग्री किए हुए हैं कि 2030 से पहले पहले वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। फिर ग्लोबल मीथेन प्लेज है, ग्लोबल मीथेन प्लेज ये कहता है कि हम 30% कम कर देंगे मीथेन का इमिशन 2030 तक, 2030 तक 30% हम कम करेंगे ग्लोबल मीथेन इमिशन को। इंडिया इसका मेंबर नहीं है और ये एक वॉलेंट्री है, ये सारे वॉलेंट्री हैं, ये जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वॉलेंट्री हैं। ठीक है, अगला है ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट और लैंड यूज को हमें, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें रोकना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना पड़ेगा, हाल्ट करके उसको रिवर्स करके एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है 2030 तक। हमने इसको अभी साइन नहीं किया है अभी फिलहाल तक। फैक्ट है, अगला है फैक्ट है, वो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी ट्रेड के बारे में बात कर रहा है कि जो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर और कमोडिटी का जो ट्रेड है वो सस्टेनेबल ट्रेड हो, इससे बात कर रहा है। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो यूके एंड इंडोनेशिया के द्वारा लिया गया है, इतना याद रखना है, सस्टेनेबल ट्रेड के बारे में बात कर रहा है और यूके और इंडोनेशिया का ये इनिशिएटिव है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक, अगला है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एजेंडा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा ये लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि सस्टेनेबल फार्मिंग पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, तो इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है। अगला है वो है डिक्लेरेशन ऑन एक्सलरेटिंग द ट्रांजिशन टू 100% जीरो इमिशन कार्स एंड वैन। ये कहता है कि 2040 तक ये लोगों ने डिसाइड किया है कि जो नई कार बनेगी 2040 के बाद, जो भी नई कार बनेगी 2040 के बाद जो भी नई कार या वैन बनेगी वो जीरो इमिशन करे। ठीक, इसको डेवलपमेंट कंट्रीज का टारगेट है कि वो 2035 तक कर ले, नहीं तो 2040 तो है ही। फिर इंडिया ने इसको साइन कर लिया है, टेक्नोलॉजी वाली हमने साइन किया है। फिर लास्ट वाला क्या है, बोगा है, बोगा बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस है ये, बियॉन्ड ऑयल एंड गैस, यानी कि ऑयल एंड गैस को हम क्या बंद करने के जा रहे हैं, उससे अलग देख आगे की सोच रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे इनको बंद करके। तो ये इंटरनेशनल कोलिएशन है, कंट्रीज की अलायंस है, तो इसमें सारे आ जाएंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सारे, और इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव। तो इसके अंदर क्या है, वो रेजिलियंस असेस करने का काम कर रहे हैं, किसकी, हर एक कंट्रीज़ की, हर एक सेक्टर की रेजिलियंस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनकी रेजिलियंस को देखेंगे कितना, कौन सा सेक्टर कितना रेजिलियंट है। ठीक, इसको 10 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर वहाँ पे COP26 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था।
एंड अलग से हैं ये, उसका पार्ट नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और इंडिया से हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यू दिल्ली बेस्ड इनिशिएटिव है इंडिया का, वो इसका पार्टिसिपेंट है। ठीक, उसके बाद में ये है COP26 चार्टर ऑफ एक्शन है। COP26 चार्टर ऑफ एक्शन है, ये एक तरह का एक चार्टर है, एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हमारी पास क्या क्या चैलेंजेस है। इंडिया का है ये, इंडिया के में क्या क्या चैलेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी, ग्रीन फाइनेंस, अडेप्टेशन, रेजिलियंस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इनमें हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं और हम उनको कैसे टैकल करेंगे। ये रिलीज किया गया था ये डॉक्यूमेंट एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, टेरी के द्वारा रिलीज किया गया है। टेरी दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। उससे अगला है वो है, इससे आउटकम निकल के आया था ग्लोबल फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो। ग्लोबल फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, इसके नाम से चल रहा है कि फाइनेंशियल अलायंस है, तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एक साथ आएंगे और अपना सस्टेनेबल जो लोन देंगे वो सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ को लोन देंगे फॉर नेट जीरो। नेट जीरो का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए यही है कि इसके अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक साथ आ रहे हैं, लीडिंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF आ सकता है, अभी इसके मेंबर का नहीं पता मेरे को। UN स्पेशल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन ने इसको लॉन्च किया था, इसने UNFCCC क्लाइमेट एक्शन चैंपियन और COP26 प्रेसिडेंसी UK के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। आगे वाला है कि हमने जो नेट जीरो का टारगेट जो ग्लासगो में डिसाइड किया है वो 2050 है, और रेस टू जीरो कंपेनियन है UN का, ये अलग से कंपेनियन है, उसके अंदर वो 2030 तक ही होना चाहते हैं नेट जीरो। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के इंस्टीट्यूशन एक साथ आए, जैसे बैंकिंग वाले हैं, इंडस्ट्री वाले, इंश्योरेंस वाले, मैनेजर वाले, एसेट मैनेजर वाले, ये सारे अब अपनों ने अलग अलग नेट जीरो अलायंस बना ली अपनी अपनी। ठीक, ये है। फिर 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबल बैंकिंग रिलीज किए थे। 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबल बैंकिंग रिलीज किए थे। एंड अगला है वो टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये देखता है कि कौन सा कंट्री क्लाइमेट चेंज में कितना काम कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसकी जो टॉप 3 पोजीशन है वो हमेशा वेकेंट रहती आई है आज तक। इसको रिलीज कौन करता है, एक जर्मनी का इंस्टीट्यूट है जर्मन वॉच, वो इसको रिलीज करता है। एंड इसके अंदर 4th नंबर पे डेनमार्क आया है और इंडिया भी टॉप 10 में है। इसके 4 कैटेगरीज या फिर 4 सब कैटेगरीज हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख सकते हो। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी, ये इसके 4 कंपोनेंट हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। तो ये हुआ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगला टॉपिक है हमारा वो है, अगला टॉपिक है वो है क्लाइडेबैंक डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। तो ये क्लाइडेबैंक डिक्लेरेशन है, क्लाइडेबैंक ये एक सिटी है स्कॉटलैंड के अंदर, तो उन्होंने ग्रीन शिपिंग के लिए एक डिक्लेरेशन दी है। तो उनके लिए कहा है कि वो ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, एक पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट के बीच में जो जा रहा है कोई शिप, तो उसका इमिशन टोटल जीरो हो जाए, ऐसे कुछ उनके बीच में हब बनाए जाने चाहिए। टेक्निकल इकोनॉमिक या फिजिबिलिटी हो इसके सारे में देखो, जीरो मिशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इंडिया ने क्लाइडेबैंक डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है, ये आपको इतना याद रखना है कि ये डिक्लेरेशन है वो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर से रिलेटेड है। इसके अंदर 2025 तक वो लोग 6 कॉरिडोर बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ नॉट साइन दिस, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। उसके अलावा इस ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, शिपिंग इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना 50% ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम करने जा रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री का 2030 तक। वो हमारा कमिटमेंट है मार्पोल के अंडर। मार्पोल क्या है, ये मरीन पॉल्यूशन कन्वेंशन है इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर हम 50% अपना शिपिंग इंडस्ट्री का पॉल्यूशन कम करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है वो नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से है। नेशनल, उसके लिए पहले ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एजेंसी हुआ करती थी, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए। इंटरलिंकिंग का आइडिया तो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस से चला आ रहा है, 1858 में आर्थर कॉटन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में विश्वेश्वरैया राय, OGL राव, बहुत सारे लोगों ने इसको आइडिया को दिया था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं एग्रीकल्चर में, जैसे इरीगेशन को बढ़ा देगा, नेट सोन एरिया बढ़ जाएगा हमारा, एंड फार्मर्स की इनकम को डबल करने में भी हेल्प करेगा, एंड ड्राउट
मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकता है। बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है कुछ लोगों को, ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबिलिटी का इश्यूज़ भी हैं। उसी के आधार पर जो एजेंसी थी इम्प्लीमेंट करने वाली, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, उसको रिप्लेस करके हम बना रहे हैं नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। ये बनाया जाएगा अभी। उसको हेड कौन करेगा? एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होगा, वो इसको हेड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होगा एंड ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को रिप्लेस करेगा, ठीक है। एंड इसके फंक्शन क्या क्या है? इसका फंक्शन है नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, ये इसको पावर दी गई है। और इसको जो है ये इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट से रिलेटेड जो क्लियरेंस है उसको ये इशू करेगा। एंड ये अपना स्पेशल पर्पज व्हीकल भी बना सकता है और फंडिंग की पावर, जुटाने की पावर भी इसके पास दी जाएगी, ठीक। नेशनल इंटरलिंकिंग जो हमारा प्लान था, नेशनल रिवर प्लान 1980 में आया था, उसके दो कंपोनेंट है, एक पेनिनसुलर कंपोनेंट है, दूसरा है हिमालयन कंपोनेंट। पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंदर 16 रिवर आती हैं और हिमालयन रिवर कंपोनेंट के अंदर कितनी है? 14 रिवर हैं। तो ये जो लिस्ट दी गई है ये यहाँ से आप देख सकते हो, मैप में भी दे सकते हो, ठीक। इनके लोकेशन रिवर्स की कौन कौन सी है, ये कहाँ पे है, ये याद है, इंपॉर्टेंट कर सकते हो, याद कर सकते हो। केन बेतवा लिंक में केन को बेतवा से इंटरलिंक किया जाएगा, ठीक। और वहाँ पे एक दुधान डैम भी बनाया जा रहा है इस पर। अगला टॉपिक है वो कोल गैसिफिकेशन है। कोल गैसिफिकेशन है, इसके अंदर क्या किया जाता है? कोल को सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंथेसिस गैस या सिन गैस में कंपोजिशन क्या क्या है? उसमें हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ये तीनों की कंपोजिशन होती है सिन गैस के अंदर। तो कोल को कोल गैस में कन्वर्ट कर दिया, सिन गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो गैस बन गई है। तो गैस को ले जाना इतना आसान हो जाएगा। कोल का तो बहुत एस कंटेंट हाई होता है, लगभग हमारे में 60% के करीब भी एस कंटेंट जा सकता है, इंडियन में 40 से ज़्यादा ही रहता है। तो कोल की 4 वैरायटी कौन सी हैं? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट एंड एक और है, वो आप याद रख लो, ठीक। उसके आधार में एक ये है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है। उसके अंदर हम क्या करते हैं? एक वेल खोदते हैं, ठीक है। एक वेल खोदेंगे जो कोल सीम तक जाएगा, फिर यहाँ से हम ऑक्सीडाइजर OH2 एंड HO2 इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। वहाँ से इसको हम कंबाइन ये कंट्रोल्ड कंबशन करेंगे, इसका कोल का कंट्रोल्ड कंबशन करेंगे तो वहाँ से सिनगेस प्रोड्यूस होगी, वो ऊपर आएगी, ठीक है। सिनगेस ये H2CO2 एंड CO वाली होगी, ठीक है। मीथेन भी होता है इसमें, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ऊपर हम इसको फिर यहाँ आएगी तो इसको कलेक्ट कर लेंगे और फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पे इंडस्ट्री को या फिर जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसके लिए। तो इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? इसका फ़ायदा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी जो डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड इसका नुकसान क्या हो सकता है? इसमें ये जब कंट्रोल्ड कंबशन अनकंट्रोल्ड कंबशन में टर्न हो गया तब सब्सिडेंस हो सकता है लैंड का, नीचे आग लग गई तो वो नीचे जगह खाली हो जाएगी इसकी। एंड दैन दूसरा है फॉरेस्ट फायर बढ़ सकती है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडस्ट्री से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंड इसी को रिगार्डिंग भेल ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, फ्लूइडाइज्ड बेस गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर वो इंडियन कोल जिसका हाई एस कंटेंट होता है उसको उसके अंदर वो कोल को सिनगेस और मिथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं 99% में, ठीक है। सिनगोस को मिथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं 99%। और जिंदल स्टील पावर प्लांट है, उसने भी एक अपना DRI बेस्ड कोल प्लांट लगाया है उड़ीसा के अंदर। अगला टॉपिक हमारा है कोल गैसिफिकेशन। हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन लॉन्च किया है। नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, कोल मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने नहीं है, कोल मिनिस्ट्री ने है। इसके अंदर टारगेट रखा गया है कि हम 100 मिलियन टन का कोल गैसिफिकेशन करेंगे 2030 तक। 100 मिलियन टन का 2030 तक हम कोल गैसिफिकेशन करने वाले हैं, ये इसका टारगेट है। उसके लिए इसने स्ट्रेटजी यूज की है। तो हम मैपिंग करेंगे जिसका गैसिफिकेशन पोटेंशियल है, स्पेशली हम इसमें नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे, फिर उसके बाद में सूटेबल बिजनेस मॉडल बनाएंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर हम पॉलिसी सपोर्ट भी देंगे ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के विजन को अचीव कर सकें। डन देयर इज अ कोऑर्डिनेशन विद अदर स्टेक होल्डिंग मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन भी किया जाएगा, क्वान्टिफाइबल टारगेट भी दिए जाएंगे। इसके अंदर ये 4-5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिशन का ये जो 100 बिलियन टारगेट है ये 2030 वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला है वो है टॉपिक है वो ड्राउट से रिलेटेड है। इंडिया में ड्राउट का सबसे जो जिम्मेदारी दी गई है मॉनिटर करने की, मैनेज करने की, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक, तो ड्राउट इंडिया के अंदर डिक्लेयर कौन करता है? आईएमडी। आईएमडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। तो इसके अंदर 3 प्रकार के ड्राउट होते हैं। सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता है, तो वो हमारी रेनफॉल कम होगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी, तो वो 25% से ज़्यादा हो जाएगी, तब हम उसको ड्राउट बोलेंगे। लेस देन 25% होगी, तो ये जो हम किसका 25% किसका, जो लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज है, यानी कि 1951 से लेकर 2000 वाला जो पीरियड है 50 साल का, उसका हमने एवरेज रेनफॉल निकाला। फिर उसका अभी जो कितना रेनफॉल अभी हो रहा है, उसके एवरेज का कितना रेनफॉल अभी हो रहा है, वो यदि 25% से कम होगा तब उसको लॉन्ग टर्म ये नॉर्मल वाला मीटेरोलॉजिकल ड्राउट होगा। 26% से 50% के बीच में होगा तो वो मॉडरेट हो जाएगा, एंड मोर देन 50% हो गया तो वो सीवियर मीटेरोलॉजिकल ड्राउट हो जाएगा। रेनफॉल डेफिसिट मोर देन 50% हो गया तो वो सीवियर ड्राउट हो जाएगा। जब मेटेरोलॉजिकल ड्राउट आ गया तब नदियाँ हमारी क्या हो जाएगी, सूखने लग जाएगी। सरफेस वाटर है वो हमारा सूखने लग जाएगा, लेक भी सूखने लग जाएगी। तो सर मेट्रोलॉजिकल ड्राउट धीरे धीरे हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि डेफिशिएंसी इन सरफेस एंड सब जो सरफेस एंड सब सरफेस वाटर के अंदर इसका सूखने लग जाता है, कम हो जाता है, तो डिक्लाइन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। फिर ये जो डिक्लाइन हो गया, रिवर्स डिक्लाइन होगी, फिर इरिगेशन क्या होगा, डिक्लाइन होगा, पोटेंशियल ऑफ इरिगेशन, तो उसको हम बोल देंगे फिर आगे एग्रीकल्चर ड्राउट बोलते हैं। ये जो वाटर डिक्लाइन हुआ, अवेलेबिलिटी वाटर की अवेलेबिलिटी कम हुई, तो क्या हो जाएगा, क्रॉप को इफेक्ट होगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो अब हम उसको एग्रीकल्चर ड्राउट बोलते हैं। ठीक, एंड अगला जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारा फ्लैश फ्लड। फ्लैश ड्राउट, फ्लैश फ्लड नहीं है, फ्लैश ड्राउट है। ठीक है, तो फ्लैश ड्राउट क्या होता है कि जब ड्राउट बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रैपिड इंटेंसिफाई हो जाए तब हम इसको फ्लैश ड्राउट बोलते हैं। तो फ्लैश ड्राउट इज करेक्टराइज्ड बाय ए पीरियड ऑफ रैपिड ड्राउट इंटेंसिफिकेशन विच इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, इन सभी को इम्पैक्ट करेगा। अब इसके ड्राइवर्स क्या क्या हो जाएंगे, जब प्रेसिपिटेशन डिफिसिट हो जाएगा, जब मानसून में वेरिएबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, तब ये फ्लैश ड्राउट आ सकता है। बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ जाए मानसून में, बहुत ज़्यादा मानसून ब्रेक आ जाए तब भी आ सकता है। टेलीकनेक्शन, टेलीकनेक्शन क्या होता है, जब एक जगह की इवेंट दूसरी जगह को इफेक्ट करती है, एक जगह में कोई फिनोमिना हो रहा है, इन्वायरमेंटल फिनोमिना या फिर मेटीरियोलॉजिकल फिनोमिना, उसका इफेक्ट हमें दूसरे जगह पे भी देखने को मिले, जैसे कि एल निनो हो गया, उसके अंदर जो एक पार्ट ओशन का वार्म होता है पैसिफिक का, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, तो ये टेलीकनेक्शन होंगे तो वे भी इसको इफेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ इवेपोरेटिव डिमांड, यानी कि इवेपोरेशन जो लॉसेज है वो भी कम हो जाए, और ट्रांसपिरेशन लॉसेज प्लांट के अंदर है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, डिजर्ट के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया है, ड्राउट कंडीशन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक, एंड ऑसिलेशन ऑफ ITCZ, इसके कारण भी हो सकता है। ITCZ समर में नॉर्थन हेमिस्फीयर में जाता है, तो कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रेड विंड इज अ जोन ऑफ ITCZ। ठीक, ITCZ क्या है, एक यहाँ पे ट्रेड विंड क्या होती हैं, कन्वर्ज करती हैं। एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन के अंदर क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, हाई टेम्परेचर होता है, एंड रेनफॉल डेफिसिट होता है, वो भी फ्लैश ड्राउट को इंटेंसिफाई कर सकता है। अगला जो ये जो रिपोर्ट आई थी, अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो कह रही थी कि 1951 के बाद में से लेके 2018 तक जितने भी फ्लैश ड्राउट इंडिया के अंदर हुए थे वो मानसून पीरियड को के साथ में कोइंसाइड किए हैं, और ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा है वो यहाँ से हुआ है, ये वेस्टर्न सेंट्रल वाला एरिया है, यहाँ पे जो फ्लैश ड्राउट आए हैं सबसे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, 85%। उसके बाद में आप मैच देख सकते हो, ये वाला तो एरिड रीजन है ही है, ड्राउट खुद ही रहता है। एंड फिर उसके बाद में 4 ये बताया गया है कि 4 वर्स्ट ड्राउट सीजन बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो रिवर सिटीज़ अलायंस है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिवर सिटीज़ अलायंस के बारे में। तो रिवर सिटीज़ अलायंस, रिवर के किनारे जो शहर हैं उनकी एक अलायंस है, वो एक साथ आए हैं, अपना आके एक साथ फोरम बैठे उनके, यानी कि उनके एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्वियसली,
एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नेंस वाली बॉडीज़ हैं, वो सब एक साथ आएँ, उनको एक साथ फोरम मिले, वहाँ पे डिस्कस कर सकें कैसे हम सस्टेनेबल अर्बन मैनेजमेंट कर सकते हैं, सस्टेनेबल रिवर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक पहल है, रिवर सिटीज अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। इसके अंदर दोनों गंगा बेसिन वाले और नॉन गंगा बेसिन वाले स्टेट दोनों ही इसके अंदर आएगा। इसका जो मेन काम है वो स्ट्रेंथन द गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना है। इसकी 3 ब्रॉड थीम्स हैं, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड तीसरा है टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट थीम है। इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केसर ए हिंद ये क्यों है? ये एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है, नीचे दिख रही है आपको, केसर ए हिंद, ये एक बटरफ्लाई है। इसको अभी अरुणाचल प्रदेश ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया था, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। ठीक, ये एक स्वेलोटेल बटरफ्लाई होती है। स्वेलोटेल बटरफ्लाई मतलब कि ये इस फैमिली को बिलोंग करती है, पेपिलिनोडा फैमिली, पेपिलिनोडा फैमिली, इस फैमिली को बिलोंग करती है। और ये टेम्परेट एवरग्रीन रीजन में पाई जाती है, हाइट पे पाई जाती है, मीडियम और हायर एलिवेशन पे पाई जाती है इन दी बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज में। एंड इसके लिए वार्म जो टेम्परेचर होगा वो चाहिए, वार्म नहीं कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होगा। एंड 90 से इसके जो विंग स्पेन है वो 90 से 120 सेंटीमीटर के होते हैं। IUCN स्टेटस इसका है नियर थ्रेटन्ड है, अपेंडिक्स 2 साइट्स में आती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर शेड्यूल 2 में आती है। ठीक, उसके बाद में पैके टाइगर रिजर्व है, ये भी अरुणाचल प्रदेश ने है। इसने 2047 डिक्लेरेशन दी थी। उसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश की क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस पे फोकस कर रहे हैं वो लोग, और लो इमिशन क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट, हेल्थ, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेशन एक्शन, इन सभी बातों पे वो काम करेंगे। ठीक है, अगला है ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल क्या है कि ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे है अर्थ का फर्स्ट कॉन्टिनेंट माइक फॉर्मेशन। तो अर्थ का फर्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था? पेंजिया था। तो वो उससे भी पहले भी कह रहे हैं कि अभी रिसर्च आई है कि झारखंड वाज वन ऑफ दैम, झारखंड के अंदर सिंहभूम क्रेटन था। वो हम पहले मानते थे कि वो लावा से बना है, जब इंडियन प्लेट प्लेट वाज पासिंग ओवर दी, इससे पास हो रही थी तब ये बना था। ठीक, एंड अगला टॉपिक है वो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है कि इसके अंदर ग्रेडेड है, एंड ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि यदि पॉल्यूशन का लेवल 70 होगा तो आप क्या करोगे, 70 से बढ़कर 150 हो गया तो क्या करोगे, 150 से 250 हो गया तो क्या करोगे, ये इसके बारे में बताया गया है। ये इनिशियली EPCA के द्वारा मोटिड आइडिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी अपॉइंट की थी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट था, कमीशन बॉडी थी EPCA, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी थी, एंड उसने ये ग्रेप प्रोग्राम है वो लेके आई थी। इसके अंदर क्या है कि हम इसमें बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया है, PM10 और PM2.5 की कंसंट्रेशन के आधार पर। PM2.5 की कंसंट्रेशन इसमें लिया है 61 से लेके 120 है, फिर 120 से 250 है, 250 से 300 है। यदि 300 से ज़्यादा चला जाएगा 2.5 की कंसंट्रेशन है तो वो क्या हो जाएगा, इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी। सिमिलरली 500 से ज़्यादा PM10 की कंसंट्रेशन होगी तो वो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी। जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बंद करना पड़ेगा, ओड इवन स्कीम को लागू करनी पड़ेगी, एंड कंस्ट्रक्शन को बंद करना पड़ेगा, ओड इवन को लागू करनी पड़ेगी, एंट्री ऑफ ट्रक्स को बंद करना पड़ेगा, टास्क फोर्स टू डिसाइड ऑन एडिशनल स्टेप्स को डिसाइड करने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाना पड़ेगा। अभी मॉडरेट टू पुअर में रहेगा तो हमें क्या एक्शन करना, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना पड़ेगा, गार्बेज बर्निंग को बंद करो, पॉल्यूशन नॉर्म्स इंडस्ट्रीज़ को लगाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाओ, फ्लाई एश पे कंट्रोल करो। तो वेरी पुअर हो जाएगी तब इसको क्या करना है, तब स्टॉप द यूज़ ऑफ डीजल जनरेटर का यूज़ करना है, बंद कर दोगे। बस का और मेट्रो का ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज़ करोगे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सिक्योरिटी स्टाफ्स को स्टॉप करोगे। ठीक है, बुश फायर को बंद करवाओगे, एंड सीवियर हो जाएगा तब आप क्या करोगे, तब क्लोज हॉट मिक्स प्लांट्स है, स्टोन क्रशर है, इनको सबको बंद कराओगे। बदरपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर है, बदरपुर के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट थे 2 उनको बंद करोगे, एंड इंटेंसिफाई करोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, एंड मैकेनिकल क्लीनिंग करोगे रोड की। ठीक, स्प्रिंकलिंग भी करोगे वाटर की। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि उसने 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान रिलीज़ किया था दिल्ली गवर्नमेंट का ये। इसके अंदर हमें ये प्लान तो याद नहीं रखना है, लेकिन इसके अंदर जो क्या स्टेप लिए गए हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे कि वो फार्म फायर्स को बंद करने के लिए ये
फार्म फायर्स है, यानी कि जो क्रॉपर्स की स्टबल बर्निंग होती है उसको कम करने के लिए उन्होंने पिस्सा डिकम्पोजर बनाया था, ठीक है। उसके अलावा वो ओपन वेस्ट बर्निंग पे भी कम कर रहे हैं, स्मोक टार्क लगाया है उन लोगों ने, पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया है, वार रूम बनाया है ताकि मॉनिटर कर सकें। उन्होंने फायर क्रैकर को बैन किया है, व्हीकल पॉल्यूशन पे भी काम कर रहे हैं कम करने के लिए, डस्ट कंट्रोल के लिए वो स्वीपिंग कर रहे हैं रोड की, ठीक। तो ये सारे का 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर रही है। तो क्या 10 काम करने वाले हैं और क्या 10 काम किए थे उन्होंने ये बताया था, ठीक है। उसके अलावा एक स्विच इलेक्ट्रिक कंपेनियन है, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट का है। गो इलेक्ट्रिक कंपेनियन है, वो शायद यूनियन गवर्नमेंट का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अडोप्शन के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लेके आए थे दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये था हमारा इन्वायरमेंट का करंट अफेयर। थैंक यू।